हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे ग्राम सचिव पटवारी और कनाल पटवारी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3। ओके, तो पूरा कंप्लीट जो है मॉक टेस्ट देखेंगे। स्कोर जो आप अपना शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से ले सकते हैं। ठीक है, इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसपे आपको जो है 40% का ऑफ मिलेगा। परीक्षा ऐप पर जो है पुलिस हो, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, इन सभी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो आप जो है एक बार देखिए ज़रूर परीक्षा ऐप को। वहाँ पर जो है डेली फ्री टेस्ट भी होते हैं, तो उन्हें भी देकर जो है ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दांते, लॉक, रूसो या मार्क्स? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक जो थी ये पब्लिश हुई थी 1762 में। 1762 में ये बुक पब्लिश हुई थी और ये लिखी थी किसने? रूसो ने लिखी थी। ठीक है, ग ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, रूसो। ओके, चलिए अगला देखिए। फ्रांस में आतंक का काल कहा जाता है 1780 से 90 के काल को, 1791 से 92 के युग को, 93 से 94, 95 से 96। आतंक का युग या आतंक का काल फ्रांस में किस युग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो 1793 से लेकर 94 तक जो रहा उसको। ठीक है, उसको आतंक का युग कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी नहीं था? मॉन्टेस्क्यू, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक या इनमें से कोई नहीं? इनमें से जो समाजवादी नेता नहीं था, जिसने समाज के लिए कोई काम नहीं किया, वो कौन था? वो था मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? ये फ्रांस के उपन्यासकार हुए हैं, साथ साथ जो थे ये फ्रांस के ही वकील और जज भी रहे हैं मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो ये समाजवादी नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, भारत की मानक याम्योत्र गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, बिहार के मुजफ्फरपुर से, मध्य प्रदेश के भोपाल से या हरियाणा के रोहतक से? भारत की मानक याम्योत्र की अगर बात करें तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस से? यूपी से, एमपी से यानी कि मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उड़ीसा हो गया, और लास्ट जो है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से होकर जो है मानक याम्योत्र जो है गुजरती है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में से कहाँ से गुजरती है। तो ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, पाक जल संधि स्थित है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में। पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य भी जिसे कहा जाता है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो है 53 से 80 किलोमीटर, यानी कि 35 से 50 मील की जो है ये दूरी है। और इसमें क्या होती है? पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि में बहुत सारी नदियां हैं जो कि विसर्जित होती है, और इन नदियों में विसर्जित होने वाली जो सबसे फेमस नदी है वो है तमिलनाडु की वैगई नदी। ठीक है, तमिलनाडु की वैगई नदी। और ये जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में। इसका नाम पाक जल संधि क्यों पड़ा? तो इसका नाम जो था ये रॉबर्ट पाक हुए हैं। ब्रिटिश जब शासन था तो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करते थे रॉबर्ट पाक, उसके नाम पर जो है इसका नाम पाक जल संधि रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या हिमालय? नर्मदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? रेवा नदी के नाम से जाना, तो इसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है नर्मदा नदी को। ठीक है, और इसके साथ ही इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है इस नदी का बहुत बड़ा विशाल योगदान रहा है। इसी कारण इसे एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से। ठीक है, तो अमरकंटक यहाँ पर
सही हो जाएगा। इस नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये है 1310 किलोमीटर से 1312, यानी कि 1312 है लगभग इसकी लंबाई। और ये नदी जो है पश्चिम की तरफ जाकर कहाँ पर गिरती है, पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में जाकर जो है ये नदी गिरती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली में बहती है। तो दो नदियां हैं जो कि रिफ्ट वैली में बहती है, कौन कौन सी, नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। तो ये रिफ्ट वैली वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये याद रखिए। ठीक है, अमरकंटक जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, बताना जो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। देखिए, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, चुनाव में धांधली, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल या कानून का राज। तो देखिए विशेषता नहीं है। देखिए कानून का राज होता है लोकतंत्र में, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, बिल्कुल सही है। और प्रमुख फैसले जो होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, जो नेता निर्वाचित होते हैं, जो चुने जाते हैं उनके हाथ में होते हैं। चुनाव में धांधली लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो ख ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, चुनाव में धांधली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कदम शिक्षा को प्रोत्साहित करने में सहायक है। सर्व शिक्षा अभियान, दोपहर के भोजन की योजना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा को प्रोत्साहित करने में अगर हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान का बहुत योगदान रहा है। साथ ही दोपहर के भोजन की योजना भी जो है शिक्षा को प्रोत्साहित करने में सहायक है, यानी कि जो मिड डे मील योजना है वो। तो उपयुक्त दोनों जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला है 1928 में भारत का संविधान किसके नेतृत्व में लिखा गया था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल। 1928 किसके नेतृत्व में लिखा गया था भारत का संविधान, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो है कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1919 का और 20 का जो अधिवेशन हुआ उसमें भी, और 28-29 का जो अधिवेशन हुआ उसमें भी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो मोतीलाल नेहरू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, जानू पीएफ किस देश का राजनीतिक दल है। चीन, जिम्बाब्वे, दक्षिण कोरिया या रूस। जानू पीएफ ये किस देश का राजनीतिक दल है, तो ये राजनीतिक दल है जिम्बाब्वे का। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा में अगर हम बात करें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो कितनी आरक्षित सीटें हैं, 84 आरक्षित सीटें हैं। और जनजाति के लिए कितनी है, 47 सीटें जो हैं आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है। देश के लिए कानून बनाना, कानूनों को लागू करना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राज्य की शक्तियों की अगर हम बात करें तो उन्हें 3 अंगों में बांटा गया है। कौन कौन सा, विधायिका, फिर है कार्यपालिका एंड थर्ड इज न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, उन कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका उन कानूनों का पालन करती है और करवाती है। ठीक है, तो कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका का है। लागू करने का काम कार्यपालिका का, और उनका पालन करना न्यायपालिका का। ठीक है, अगर उनका कोई पालन नहीं करता है उन कानूनों का तो दंड देने का अधिकार भी किसको है, न्यायपालिका को है। ठीक है, तो देश के लिए कानून बनाना जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, विधायिका का प्रमुख कार्य। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार नहीं देता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक उन्माद का अधिकार या अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। तो कौन सा अधिकार, देखिए समानता का अधिकार भी हमें मिलता है संविधान में। ठीक है, जो 6 मौलिक अधिकार मिले हैं उसमें बात करें हम, स्वतंत्रता का अधिकार भी मिलता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है और संस्कृति की रक्षा का अधिकार भी मिलता है। ठीक है, लेकिन धार्मिक उन्माद का अधिकार नहीं होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक उन्माद का अधिकार। ठीक है, ओके, अगला देखिए, रिट जारी किया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। रिट कौन जारी करता है, उच्च न्यायालय भी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। तो उपयुक्त दोनों जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, टाइद क्या था। चर्च द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला कर,
राजा के द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला कर, पादरी वर्ग के द्वारा दिया जाने वाला कर, या इनमें से कोई नहीं। टाइद। तो देखिए, अगर हम बात करें टाइद की, तो ये कर वसूला जाता था चर्च के द्वारा किसानों से। जो कर चर्च के जो पादरी होते थे वो वसूलते थे, उसे क्या कहा जाता था? टाइद कहा जाता था। ठीक है। और जो राजा किसानों से वसूलता था कर, या सरकार कोई कर जो वसूलती थी किसानों से, उसे क्या नाम दिया गया था? टाइल। ठीक है, टाइल कहा गया था। ये टाइद है, वो टाइल था। ये होता है TITHE, और ये वाला होता है TITLLE, टाइल। ठीक है। पादरी वर्ग द्वारा दिया जाने वाला कर, तो पादरी वर्ग जो था कोई कर नहीं देता था। एक चीज याद रखिए, हमने पढ़ा था जो फ्रांस का राजा था वो 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। जो फर्स्ट एस्टेट यानी कि प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट थे वो कर से मुक्त थे, यानी कि वो कोई कर नहीं देते थे। प्रथम एस्टेट में कौन आता था? पादरी वर्ग आता था, जो चर्च वगैरह में काम करते थे। ठीक है। और सेकेंड एस्टेट की अगर हम बात करें, द्वितीय एस्टेट में कौन आता था? जो राजा होता था या फिर जो कुलीन वर्ग होता था, वो द्वितीय एस्टेट में आता था। तृतीय एस्टेट में कौन आते थे? किसान हो गए, वकील हो गए, वो तृतीय एस्टेट में आते थे। और कर देने का काम किसका था? सिर्फ तृतीय एस्टेट का। जो वो पादरी वर्ग को देते थे उसे क्या कहा जाता था? टाइद कहा जाता था। और जो राजा और सरकार को जो कर देते थे उसे टाइल कहा जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, रॉबर्ट ओवेन का संबंध था उदारवाद, रेडिकल, रूढ़िवाद या समाजवाद। तो रॉबर्ट ओवेन, जो हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था कि किसका संबंध समाजवाद से नहीं था, तो मैंने बताया वहां पे रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लॉक दोनों का ही संबंध किससे था? समाजवाद से था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी में वाइमर गणराज्य का जन्म कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध, आर्थिक महामंदी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये 1939 से लेकर 45 के आसपास तक चला। ठीक है। आर्थिक महामंदी का जो दौर था ये 1929 से लेकर 29 से लेकर 1933 तक रहा। अब हमें देखना है कि वाइमर गणराज्य का जन्म कब हुआ। तो वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ था 1918 में। तो क्या कह सकते हैं हम? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो था वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उच्चतम वेधन क्षमता की तरंग है। वेव ऑफ द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर इज इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्सरे या गामा रे। तो किसकी होती है हाई पेनिट्रेशन पावर? अल्फा, बीटा, गामा। तो देखिए, अगर हम हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो वो होती है गामा रेज की, गामा के बाद बीटा, और सबसे लोवेस्ट पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो किसकी होती है? अल्फा की। ठीक है, अल्फा रेज की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गामा रेज। ठीक है। ओके, अगला देखिए, समाज शास्त्रीय अध्ययनों में सामाजिक तथ्य का प्रयोग करने वाले विचारक का नाम है। द नेम ऑफ द थिंकर हु यूज्ड सोशल फैक्ट इन सोशियोलॉजिकल स्टडी इज मैक्स वेबर, एमाइल डर्खिम, अगस्त कॉमेट या कार्ल मार्क्स। तो किसने जो था सामाजिक तथ्य वर्ड का यूज किया था? सोशल फैक्ट इन सोशियोलॉजिकल स्टडी, तो वो थे एमाइल दुर्खिम, बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक क्रिया की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? विच सोशियोलॉजिस्ट हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्शन? कॉजर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या जीएस घुरिये। सोशल एक्शन का जो कंसेप्ट था वो किस समाजशास्त्री ने दिया है? तो वो दिया है मैक्स वेबर ने। ठीक है। ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जनरल अवेयरनेस का। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर कंडक्टिंग सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए जो सबसे अच्छी विधि है कौन सी है? क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, शेड्यूल या इंटरव्यू शेड्यूल। तो सोशल सर्वे के लिए जो सबसे अच्छी टेक्निक है वो है क्वेश्चनेयर, यानी कि प्रश्नावली विधि। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम देखेंगे हरियाणा जीके से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दशहरे का त्योहार किस तिथि को आता है? अश्विन सुदी प्रथमा, अश्विन सुदी तृतीया, अश्विन सुदी दशमी या अश्विन सुदी षष्ठी। दशहरा या जिसे विजयदशमी
या फिर आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या है, हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और ये आता है अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को। ठीक है, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि यानी कि अश्विनी शुद्धि 10वीं को जो है इस दिन जो है दशहरा मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहनों का त्योहार है? तीजी, निर्जला ग्यास, सलोने या सीली साते? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो तीज नहीं होता भाई बहनों का, ना ही निर्जला ग्यास, ना निर्जला ग्यास होगा, ना ही सीली साते होगी। किस दिन आता है रक्षाबंधन का त्यौहार? सलोने कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? सलोने। और रक्षाबंधन का त्यौहार पूछा जाता है किस दिन मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पूर्णिमा के दिन जो है रक्षाबंधन होता है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। दिव्यावदान में हरियाणा के किन नगरों का वर्णन किया गया है? रोहतक, अग्रोहा, ए और बी या सोनीपत? देखिए, अगर मैं बात करूँ सोनीपत की तो ऑब्वियस है सोनीपत का तो कोई उल्लेख नहीं है, तो ये तो है नहीं। रोहतक का उल्लेख भी मिलता है और अग्रोहा का उल्लेख भी मिलता है, तो ए और बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिव्यावदान में रोहतक और अग्रोहा इन दो का जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक मिनट। 11वीं योजना में राजस्व उगाही लक्ष्य का कितना प्रतिशत रहा? 88%, 154.30%, 99% या फिर 192.10%? तो वैसे ये 2019 का है ये क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 192.10%। ठीक है, अगला देखिए। हरियाणा के किस जिले से भारतीय सेना हेतु 75% कंबलों की आपूर्ति की जाती है? रेवाड़ी, फरीदाबाद, पानीपत या जींद? कंबल कहाँ पर होते हैं? हरियाणा में अगर बात करें तो कंबल मिलते हैं पानीपत में, तो 75% कंबलों की आपूर्ति भारतीय सेना को हरियाणा के पानीपत से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है चंडीगढ़ क्षेत्र का कार्य क्षेत्रफल कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर, 130 वर्ग किलोमीटर, 118 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? चंडीगढ़ कितना है क्षेत्रफल चंडीगढ़ का? अगर हम बात करें तो 114 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या पूछी जाए तो 10,54,686 जो है इसकी जनसंख्या है। राजधानी चंडीगढ़ है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है। ठीक है, और भारत का क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा की क्या है? राजधानी रहा है चंडीगढ़, मतलब राजधानी है। और इसका नाम पूछा जाता है किसके ऊपर है? तो जो चंडी मंदिर है उसके कारण है। ठीक है, इसके जो नाम का अर्थ है वो चंडी का किला ही है, चंडीगढ़ यानी कि चंडी का किला। ठीक है, चंडी मंदिर के कारण इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा और इसे ब्यूटीफुल सिटी भी जो है कहा जाता है। ओके, इसके अलावा रोज गार्डन पूछा जाता है, कहाँ पर है? चंडीगढ़ में ही है। ठीक, चलिए अगला देखिए। यमुनानगर के टिम्बर मार्केट को वर्ष 1947 से पहले किस नाम से जाना जाता था? अब्दुल्लापुर मंडी, सादापुर मंडी, यमुनानगर मंडी या यमुनापुर मंडी? टिम्बर मार्केट को किस नाम से जाना जाता था पहले? अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, अब्दुल्लापुर मंडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बाबा रामेश्वर धाम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? बामणवास, महेंद्रगढ़, छुचकवास रोहतक, सिलानी गेट झज्जर या फिर पातली गुड़गांव?
तो रामेश्वर धाम पूछा है कि कहाँ पर है। तो बाबा रामेश्वर धाम हरियाणा के किस शहर में है? बामनवास मेंदरगढ़ में है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, हरियाणा के किस शहर में रतन आभूषण पार्क स्थित है? गढ़ी हरसरू, सुल्तानपुर, बादरगढ़ या फरूख नगर? रतन आभूषण पार्क बताना है कि ये हरियाणा के किस शहर में है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा गढ़ी हरसरू। ठीक है, गढ़ी हरसरू में क्या है? रतन आभूषण पार्क स्थित है। अगला देखिए, हरियाणा के रोहतक नगर का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? दिव्यावदान, मझीम निकाय, नकुल दिग्विजय या कथाकोश? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नकुल दिग्विजय में। ठीक है, नकुल दिग्विजय में भी जो है रोहतक नगर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? हांसी, टोपरा, धुन या मीता थल? समुद्रगुप्त के सिक्के हरियाणा के किस शहर से जो थे प्राप्त हुए थे? तो मीताथल से। ठीक है, डी ऑप्शन मीताथल जो यहाँ पे सही हो जाएगा। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान, व्यास पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या भीम पुरस्कार? यहाँ पे पूछा है साहित्य सम्मान कौन सा है सर्वोच्च है। तो अर्जुन और भीम जो है साहित्य के लिए दिए नहीं जाते, तो सर्वोच्च साहित्य सम्मान हो जाएगा सूर सम्मान। ठीक है, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली या संस्कृत? अशोक स्तंभ की लिपि पूछा गया है, तो अशोक स्तंभ की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। ठीक है, ब्राह्मी जो है सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के अंबाला नगर की स्थापना किसने की थी? अंबा राजपूत, महेंद्र सिंह, शहीद नाहर सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा अंबाला नगर की स्थापना की थी अंबा राजपूत ने। अगला देखिए, एजुसेट को किस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था? डायरेक्ट टू होम, राजीव गांधी शिक्षा योजना, इंग्लिश लैब या सॉफ्ट स्किल योजना? क्यों जो था एजुसेट को आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट टू होम के अंतर्गत जो था इसे शुरू किया गया था। ठीक है, पंडित रामकृष्ण व्यास का संबंध किस क्षेत्र से है? हरियाणवी हस्तकला, हरियाणवी नृत्य, हरियाणवी कला या हरियाणवी स्वांग है। तो रामकृष्ण व्यास का संबंध किस जो है क्षेत्र से है? तो वो है हरियाणवी सांग से या स्वांग से जो है। ठीक है, रामकृष्ण व्यास। अगला देखिए, हांसी और तरारी के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह, हेमू, अहमद शाह दुर्रानी या अभिनव बिंद्रा? तो इसमें एक ऑप्शन गलत दिया गया है, यहाँ पर आएगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, हांसी और तरारी के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ओके, पृथ्वीराज चौहान जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा के किस शहर में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है? कुंडली, सोनीपत, मानेसर, गुड़गांव, साधोपुर, अम्बाड़ा, इनमें से कोई नहीं? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर है? कुंडली, सोनीपत में है। ठीक है, हर्ष काटीला तथा करण काटीला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? रोहतक, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र या थानेसर? करण काटीला और हर्ष काटीला बताना है कि ये हरियाणा के किस शहर में है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा थानेसर में। ठीक है, थानेसर जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिसार व करनाल में प्रमुख रूप से किस प्रकार का खनिज जो है पाया जाता है? शोरा, चूना, बजरी या कच्चा लोहा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिसार और करनाल में अगर हम देखें तो कौन सा खनिज पाया जाता है? शोरा पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सोरा जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके,
चलिए अब बात करते हैं पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस की। चलिए अगला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है। इसके निम्नतर स्तर पर बताना है कि कौन है पंचायती राज संस्थाओं के। ग्राम सभा और पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं। जो सबसे नीचे वाला स्तर है कौन सा होता है, ग्राम सभा और पंचायत। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ग्राम सभा और पंचायत जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है। ग्राम सभा और पंचायत तो नहीं होगा, ठीक है, फिर पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे उच्चतम स्तर की अगर बात करें तो वो कौन सा है, जिला परिषद है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज की आधारशिला क्या है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो पंचायती राज की आधारशिला किसे कहा जाता है, ग्राम सभा को कहा जाता है। तो ग्राम सभा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख या खंड विकास पदाधिकारी। तो पंचायत समिति का मुख्य कौन होता है, खंड विकास पदाधिकारी होता है, यानी कि BDO। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है वो होता है पंचायत समिति का मुख्य। आगे है जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है, समन्वय एवं पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना या ग्रामीण एकता का निर्माण। तो क्या है जिला परिषद का मुख्य कार्य, समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है, राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण समृद्धि या ग्रामीण एकता का निर्माण। तो पंचायती राज क्यों शुरू किया गया था, ताकि जो आम जनता है वो भी राजनीति से जो है जुड़ सके। तो राजनीतिक चेतना का विकास जो है पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। ठीक है, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है, निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा या सामाजिक कुरीतियां। तो जो मेन समस्या है पंचायती राज की वो है दलगत राजनीति। ठीक है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद के उपयुक्त में से कोई नहीं। स्थानीय सांसद और विधायक ये किसके सदस्य होते हैं, तो ये सदस्य होते हैं जिला परिषद के। सी ऑप्शन, जिला परिषद के जो हैं ये सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है, कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर या राज्य सरकार पर। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है, खंड स्तर पर अगर हम बात करें तो पंचायत समिति क्या है, क्या वो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, सलाहकार निकाय है, परामर्शदात्री समिति या इनमें से कोई नहीं है। तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है, क्रूर शब्द है, क्रूर बताना है कि किस तरीके का शब्द है, क्या वो सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या फिर क्रिया है। तो देखिए क्रूर शब्द की अगर हम बात करें तो क्रूर शब्द क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, किसी की विशेषता बताता है क्रूर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुसुम का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, कमल, फूल, प्रसून या पुष्प। तो कुसुम किसको कहते हैं, फूल को कहते हैं, प्रसून पुष्प एक ही है, लेकिन कमल जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है, आंशिक रूप से उचित है। तो व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या है, पूर्णतः उचित है। ठीक है, राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा, रानी, रागी, राजनी या राजिन। राजा रानी होता है, अब राजन है, राजन का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, रागी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन रागी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। प्रत्यय कहाँ पर लगता है, शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि कहाँ पर जो है प्रत्यय नहीं लगा है। बुढ़ापा, पीछे, अगला और भूखा।
तो यहाँ पे देखिए जो प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा पीछे। बुढ़ापा, अगला और भूखा, इनमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, पीछे में नहीं लगा है। ठीक है। नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक है, इसमें कारक बताना है कौन सा है। अधिकरण है, कर्म है, अपादान है, कारण है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को लगता है, करण से लगता है, अधिकरण में पर आता है ना। ठीक है। अपादान ओके, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर। ओके, अधिकरण में पर आता है तो अधिकरण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अधिकरण के साथ में या पर लगता है तो नौका झील में डूब गई क्या है, अधिकरण है। यथा क्रम किस समास का उदाहरण है, क्रमधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। यथा क्रम, क्रम के अनुसार कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। ठीक है। अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, आत्मवादी, आत्मश्लाघी, आत्मदृष्टा, आत्मभू। अपनी प्रशंसा करने वाला कौन होगा, आत्मश्लाघी। ठीक है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देखिए, आभूषण का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, आभूषण को देखिए और किस नाम से जानते हैं, अलंकार भी कहा जाता है, विभूषण भी कहा जाता है और भूषण भी कहा जाता है। जो आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है हार। ठीक है। तद्रूप में संधि किस तरीके की है, स्वरगुण, स्वर, यण, व्यंजन या विसर्ग। तद्रूप, तो देखते थे अगर हम तद्रूप का संधि विच्छेद करें तो वो कुछ क्या बनेगा, तत् जमा रूप। ठीक है। अब त के नीचे हलंत आ रहा है तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो तद्रूप में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तत् जमा रूप जो है यहाँ पर सही बनेगा ये। ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। लेट ए बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 देन के ए इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ए एक 3×3 का एक स्क्वेयर मैट्रिक्स ले लिया है। 3×3 यानी कि 3 ही रो है, उसमें 3 ही कॉलम है। तो मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ जिसमें मैंने लिख लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुछ भी जो है आपको जो लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बस ये क्या होना चाहिए, 3×3 यानी कि 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स जो है होना चाहिए। ठीक है। फिर कह रहा है ये के ए डिटर्मिनेंट का मान बताना। ये चीज़ याद रखिए क्या है, डिटर्मिनेंट है, नॉट की मैट्रिक्स। तो पहले मैं इसका मैट्रिक्स अगर निकालूं तो किस तरीके से निकलेगा, के ए यानी कि के को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं अंदर, तो ये हो जाएगा 1K, फिर 2K हो जाएगा, नेक्स्ट 3K होगा, फिर 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K। ठीक है। अब 3 रो 3 कॉलम है, अब तीनों में क्या आया हुआ है, बार बार के आ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, के को कॉमन ले सकती हूँ। तो के को कॉमन लिया जाएगा यहाँ पर 3 टाइम्स, तो के मैंने जब कॉमन लिया तो मेरे पास बचा वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये मेरे पास जो है कॉमन बच गया। तो देखिए के को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा मेरे पास, के 3 आएगा और अंदर का जो है डिटर्मिनेंट ऐसे कैसा बच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन सही होगा, K3 और डिटर्मिनेंट ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ओके। अगर यहाँ पर इस ए की जगह अगर वो उसने कोई और वैल्यू डाली होती, लाइक 5 डाला होता, 6 डाला होता, मतलब जो भी इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके आता तो वो भी डाल सकता है। तब हमें क्या करना पड़ता है, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हमें सोल्व करके दिखाना पड़ता फिर। ठीक है। लेकिन इसने ए रखा है तो हमें पता है ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, 1 2 3 4 5 6 ली थी, तो हमने इसको ए का ए ही रखा है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट को हमने अंदर जाकर सॉल्व नहीं किया है। सिंपल बाहर से हमें पता चल गया K3 और आगे जो वैल्यू है वो सिर्फ ए की वैल्यूज हैं। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर K3A जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह है, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स है ए और बी, यानी कि ए इनवर्स मैट्रिक्स है बी का और बी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा ट्रू होगा।
ठीक है। तो जब भी कुछ इस तरीके का होगा, अगर B इनवर्स है A का और A इनवर्स है B का, तो सबसे पहले मैं अगर मान लूँ कि A जो है वो इनवर्स है, A इज इनवर्स ऑफ B, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ जब इनवर्स दिया होता है तो वहाँ पर AB जो होता है वो किसके बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब ये एक दूसरे के प्रति जो है क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है। अगर A इनवर्स है B का तो ऑब्वियस है B भी इनवर्स होगा किसका, A का। तो मैं ये कह सकती हूँ कि B ऑल्सो इनवर्स ऑफ A, तो लिखा जा सकता है कि BA इक्वल टू I। अब AB भी I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है और BA भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि AB इक्वल टू BA, यानी कि दोनों ही इक्वल हैं और दोनों ही इक्वल होकर किसके बराबर आ रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो C ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, AB इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है डिटर्मिनेंट का। यहां पर हमें सिंपल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x क्या होगा। तो 2 इंटू 2 का ये डिटर्मिनेंट है, तो सिंपल होता है, इसमें क्या करना होता है, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। और साइन मैंने हमेशा आपको बताया, साइन ऊपर चाहे लिख लीजिए, जो फर्स्ट वाला होता है वहां पर प्लस साइन होता है, देन माइनस होता है, अगेन यहाँ पर प्लस फिर माइनस, तो इस तरीके से ये चलता जाता है। अगर 3 का मैट्रिक्स होता, सॉरी 3 का डिटर्मिनेंट होता, तो अगली जो वैल्यू होती वो अगेन प्लस होती, फिर माइनस होती, फिर प्लस होती। ओके, तो इस तरीके से ये चलता है। तो ये सिंपल इस तरीके से ये याद रखिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर साइन माइनस का है तो 18 टू जा 36, तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। सेम इसमें करेंगे 6 6 जा 36 और 18 टू जा 36, लेकिन माइनस का 36 से 36 कैंसिल, यहाँ पर बचा 36, सॉरी 0। तो मैं लिख सकती हूँ इसको x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, सॉरी x स्क्वायर कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट को हम जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल टू मेरे पास बचेगा रूट 36। जब इस रूट 36 को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस का 6, यानी कि x की वैल्यू प्लस 6 भी हो सकती है और माइनस 6 भी हो सकती है। अगर यहाँ पर प्लस माइनस 6 नहीं दिया गया होता तब इसका राइट आंसर हम यहाँ पर 6 मान सकते थे, लेकिन अगर आपको प्लस माइनस 6 दिया है तो राइट आंसर वही होगा। जब भी हम स्क्वायर रूट जो है निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन जो है उसके सामने लगते हैं स्क्वायर रूट में, तो ये याद रखिए। तो सी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा, लेकिन इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दोनों को ही ऑप्शन में रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर प्लस माइनस 6 जो है सही होगा। ओके, चलिए जी, अगला है द डिग्री ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उसकी हमें डिग्री बतानी है। ठीक है, d3y dx3 और उसका स्क्वायर दिया है, देन सिंपल ये दिया है। ओके, तो अब हमें डिग्री निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की कितनी बार जो है डेरिवेटिव निकाला गया है, सबसे हाईएस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे देखिए dy बाई dx, ये होता है डेरिवेटिव, ये भी होता है डेरिवेटिव और ये होता है डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पर dy बाई dx कोई पावर नहीं है, यानी कि इसकी पावर 1 है, ये सिर्फ एक बार डेरिवेटिव किया गया है। अगर आप इसमें देखेंगे फर्स्ट वाले में तो इसको 3 बार डेरिवेटिव इसका किया गया है, d3y और dx3। ठीक है, ये होता है ऑर्डर। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है। तो मुझसे अगर यहाँ से ऑर्डर पूछा जाता तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। अब मैंने देख लिया मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, 3 वाला है, उसकी पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है ऑर्डर और डिग्री निकालने का। बट ये कब काम करता है, जब आपकी जो इक्वेशन है वो सिर्फ पॉलिनोमियल हो, उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना दिया गया हो। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोस दिया गया है। ठीक है, कोस dy बाई dx दिया गया है। तो जहां पर इस तरीके का वो दिया गया हो और इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल ना हो तो वहां पर हम डिग्री को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे राइट आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसमें अगर इस टर्म को अगर मैं काट दूं कोस dy बाई dx को, तब मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है।
ठीक है। लेकिन अगर ये फंक्शन दिया गया है तो डिग्री को हम डिफाइंड नहीं कर सकते, ये चीज़ आप याद रखिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन ऑर्डर और डिग्री आपको आ गया होगा कि किस तरीके से किया जाता है। चलिए लास्ट मैथ्स का है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। एक ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यूनिट वेक्टर हमने निकालना सीखा हुआ है। किस तरीके से निकालते हैं यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है, प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी तक हम डॉट ऑपरेटर पढ़ रहे थे, ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी का वेक्टर, और नीचे होता है इनका रिजल्टेंट, ए इंटू बी का, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, अब हमें एक एक करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको ए मान लेती हूँ मैं, आई प्लस जे को, और जे प्लस के को मैं बी मान लेती हूँ। ठीक है, निकालते देखिए, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके सीखिए एक बार कि किस तरीके से निकालता है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकलता है। सबसे पहले तो हम जितने ऊपर दिए गए हैं आई जे के उन्हें लिखते हैं। तो आई जे के ये सभी में लिखा जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ए में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आई जे दिया गया है, तो इनके आगे हम 1 1 मान सकते हैं, लेकिन के की इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो के को मैं 0 मान लूंगी यहाँ पे। नेक्स्ट आप बी में देखेंगे तो जे और के दिए गए हैं, तो जे और के को 1 1, क्योंकि जे और के आगे अगर कुछ नहीं है तो हम वहाँ पर 1 मान लेते हैं, और आई नहीं दिया गया है तो आई की वैल्यू यहाँ पर हम 0 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट रो के जो है रिस्पेक्ट में मैं करूंगी, तो सबसे पहले आई हो जाएगा। ठीक है, आई को इस तरीके से रखेंगे। अगर मैंने फर्स्ट आई लिया है तो इसमें क्या करना होता है, जो इसकी रो होती है, कॉलम होती है, उसको कट करते हैं। तो ये वाली रो कट हो जाएगी और ये वाला कॉलम कट हो जाएगा। बचा ये, इनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हम 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जे की बारी, तो माइनस जे, वही साइन मैंने बताया आपको, प्लस माइनस और प्लस, ये होता है ऊपर। ठीक है, देन जे। अब जे के हम जे के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो जे जिस रो में है, जे जिस कॉलम में है, उसको कट करेंगे अब हम। ठीक है, तो जे वाली रो कट, जे वाला कॉलम कट, तो यहाँ से बचेगा 1 इंटू 1 और 0 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 आ जाएगा यहाँ से भी। देन आता है के, मीन्स प्लस का के कैप कह लीजिए इसे। अब के का रो भी कट, के की कॉलम भी कट, तो यहाँ से भी 1 1 माइनस 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा आई माइनस जे, आई कैप जे कैप प्लस के कैप, या वेक्टर जो भी दिया गया है इसमें। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस मेरा निकल गया। यहाँ से मुझे मिल गया आई माइनस जे प्लस के वेक्टर। वेक्टर है तो वेक्टर लगा लीजिए, कैप दिया गया है, कैप लगा लीजिए। ओके, देन नीचे क्या है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालना सीख चुके हैं हम, स्क्वायर रूट करते हैं और इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें रखते जाते हैं। अब आई के आगे कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, देन -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा √3। तो ये देखिए किस में बन रहा है, आई माइनस जे प्लस के, ये प्लस माइनस का है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का भी हो सकता है, ये माइनस का भी हो सकता है, उसका मतलब सिर्फ इतना है। तो अगर प्लस का ऑप्शन में दिया गया है तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना, ये ज़रूर आ सकते हैं। तो आपको इन फॉर्मूला को आप लिख के रखिए, या फिर मैंने जो करवाया है उनको पहले अच्छे से देखिए, अपनी नोट्स बनाइए, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे आगे। ठीक है, चलिए जी, अब बात करते हैं हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कॉमन फीचर नहीं है उसके बारे में बताना है। तो जो देखिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हम बात करें तो मेन्यू भी होता है, हेल्प भी होता है और सर्च भी होता है, लेकिन विंडोज़ का जो है नहीं होता है कोई। तो राइट आंसर यहाँ पर विंडोज़ जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश आर ऑफन डिलीवर्ड टू ए पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइंड टू डू हार्म।
ठीक है, कि ये क्या कह रहा है कि ये पीसी में डिलीवर किया जाता है थ्रू ईमेल अटैचमेंट, मतलब ईमेल के द्वारा अटैच करके हम इसको आपके पीसी में भेज सकते हैं। और इसका जो काम होता है, इसे जो डिज़ाइन किया जाता है वो सिर्फ हार्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है सिस्टम को। तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे वायरस कहते हैं, स्पैम कहते हैं, पोर्टल कहते हैं, या ईमेल मैसेजेस कहते हैं? ठीक है, तो हमारे पीसी को, हमारे सिस्टम को हार्म करने का काम किसका है? वायरस का है। तो राइट आंसर वायरसेस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन या प्रीसेट एनिमेशन। देखिए, स्लाइड्स हम बनाते हैं, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, इस तरीके से ही। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो स्पेशल इफेक्ट यूज किया जाता है, इंट्रोड्यूस स्लाइड, ठीक है, जो हम प्रेजेंटेशन चला रहे हैं और उसमें स्लाइड किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो, उसको जो दिखाने का जो तरीका होता है स्लाइड्स को, कि नेक्स्ट स्लाइड इस तरीके से ओपन हो, उससे अगले वाली इस तरीके से ओपन हो, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन ट्रांजिशन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज कॉल्ड? जहां पर ईमेल मैसेजेस स्टोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या उसे फोल्डर बोला जाता है, या उसे डायरेक्टरी बोलते हैं, या मेल बॉक्स, या हार्ड डिस्क? नन ऑफ द अबव। ओके, ईमेल सबका होता है, मैसेजेस वहां पे आते हैं तो कहां पर सेव होते हैं, कहां पर स्टोर होते हैं? मेल बॉक्स होता है। तो राइट आंसर मेल बॉक्स जो है यहाँ पर हो जाएगा, ए मेल बॉक्स। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डैश आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन, GUI, ड्राइवर्स, विंडो एप्लीकेशंस या आइकन्स। तो इनमें से कौन होते हैं जो कि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन? जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं। ठीक है, तो आइकन्स आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डाटा इन द फॉर्म ऑफ डैश सिग्नल। कंप्यूटर सेंड और रिसीव करता है डाटा को किस सिग्नल में? तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल फॉर्म में जो है वो रिसीव करता है और सेंड करता है डाटा को। ठीक है, अगला देखिए, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पाम पायलट, पीसी, लैपटॉप, मेन फ्रेम या नन ऑफ दीज। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो डेस्कटॉप आपके डेस्कटॉप पे फिट हो जाएं और उन्हें और किस नाम से जानते हैं? पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। ठीक है, ओके, इन एनी विंडो द मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज या क्लोज बटन अपीयर इन टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, रूल बार या टूल बार। ओके, अगर आपने MS वर्ड चलाया हो या फिर MS एक्सेल है, MS ऑफिस का कोई भी चलाया हो, तो आप जब विंडो देखते हैं कोई भी, उसमें जो आप ऊपर की तरफ बिल्कुल सबसे ऊपर मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और रिस्टोर या क्लोज का जो बटन होता है वो कहाँ पर दिखाई देता है आपको? टाइटल बार में, क्योंकि जो सबसे ऊपर बार आपको दिखाई देता है वो क्या होता है? टाइटल बार, जहाँ पर उस विंडो का नेम जो है लिखा होता है। ओके, तो टाइटल बार जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, when a file contain instruction that can be carried out by the computer it is often called as a okay, एक फाइल जो कंटेन करती है इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी कैरीड आउट बाय द कंप्यूटर, तो इसको कैसी फाइल बोलेंगे? क्या डाटा फाइल है, इंफॉर्मेशन है, एग्जीक्यूटेबल है, एप्लीकेशन या नन फाइल है? तो राइट आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड थ्रू द वेब। वेब पे पब्लिश करने के लिए डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट किया जाता है किस में? डॉक फाइल में, HTTP में, मशीन लैंग्वेज में, HTML में या फिर नन? तो वेब पेज पे पब्लिश करने के लिए हम डॉक्यूमेंट को किस में कन्वर्ट करते हैं? HTML में। ठीक है, HTML के द्वारा ही जो है हम वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, तो HTML मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्योर, डिजीज, देन हील, इलनेस, इंजरी, रिकवर या फिर सिक। तो जो फर्स्ट टू में मतलब जो पहले और दूसरा एक दूसरे से रिलेट करते हैं वही थर्ड और फोर्थ एक दूसरे से करेंगे। तो क्योर डिजीज दिया गया तो हील क्या हो जाएगा? इंजरी। ठीक है, सेकंड इंजरी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड गिवन अल्टरनेटिव। तो DBC, QOPR, JLKI, तो वही है जो यही इसमें आएगा वही उसमें आएगा। देखते हैं, देखिए सबसे पहले था
BCDE रखा गया, तो इसमें BC जो पहले आया उसको बीच में रख के और DE को ऐसे किया गया, इसमें भी यही किया गया OP और QR, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल इसी की तरह काम कर रहा है। तो ये वाला जो है, जो इसका आंसर आएगा वो भी बिल्कुल इसी की तरह के तरीके से होगा। तो इसमें किया गया है J जो सबसे पहले आता है उसे सबसे पहले ही रखा गया है, देन K को रखा गया है, नहीं सबसे पहले I आता है, सॉरी IJKL, तो सबसे पहले वाले को लास्ट में। अगर इसमें आप देखेंगे तो VWXY 4 वर्ड है, तो सबसे पहले V आ रहा है, तो V कहाँ पर मिलेगा मुझे, सबसे लास्ट में मिलेगा, ठीक है। IJ यानी कि V के बाद W आता है तो W बिल्कुल शुरू में मिलेगा, देन है KL, तो VWX और Y, तो WYXV जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे देखते हैं 642 दिया गया है, 12 में बताना क्या आएगा, 48, 72, 60 या 84। तो जो इनमें रिलेशन है देखते हैं, 6 से 42 किस तरीके से आता है, 6 7 जा 42 होता है, तो इसी तरीके से अगर हम 12 7 जा देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, तो राइट आंसर 84, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ओड वर्ड फाइंड आउट करना है, हाई अप, पास्ट प्रेजेंट, ऑफन सेल्डम, फ्रेश स्टेल। तो देखिए इसमें हाई और अप दोनों का मीनिंग एक ही है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर एक का मीनिंग इसमें अलग अलग आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है, ओके। तो हाई अप जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ये अलग है इनमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ओड वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। एक मिनट, क्वेश्चन आई थिंक ओके, इसमें से ओड वर्ड निकालना है, 13, 17, 29, 81, 87। तो देखिए 13, 17, 29 को अगर हम देखें तो वो ऐसे नंबर से जो कि सिर्फ खुद से भाग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 87 है जो कि 3 से भी डिवाइड हो सकता है, अपने अलावा किसी और से भी डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 87 जो है अलग नंबर हो जाएगा, ओड वर्ड हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। सिनोनिम बताना है, कंस्ट्रेन, स्ट्रेस, कॉन्ट्राडिक्ट, रेस्ट्रिक्ट या फिर ऑब्स्ट्रैक्ट। कंस्ट्रेन क्या होता है, विवश करना या मजबूर करना जो है कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस तो नहीं हुआ, स्ट्रेस क्या होता है, तनाव होता है। कॉन्ट्राडिक्ट होता है विरोध करना, विरोध करना। रेस्ट्रिक्ट होता है रोकना, और ऑब्स्ट्रैक्ट होता है बाधा पैदा करना, ठीक है, बाधा डालना। तो यहाँ पर कंस्ट्रेन का जो सेम हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना है अपोजिट यानी कि एंटीनम बताना है नॉन कन्फर्मिस्ट का, ठीक है। ऑप्शंस कन्वेंशनल है, प्रैक्टिकल है, फैशनेबल है, नोमैड है। नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट क्या होता है, संप्रदायवादी होता है। अब संप्रदायवादी का अपोजिट देखना है, फैशनेबल नहीं होगा, नोमैड नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होता है, पारंपरिक होता है, ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि एक ही जो है इसमें सही है। तो देखिए कौन सा सही है, किस तरीके से इरोनियस जो है लिखा जाएगा। तो ERR आएगा सबसे पहले, तो ठीक है, या तो फर्स्ट या तो थर्ड। ERR के बाद O आता है और NEOUS होता है इरोनियस में, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताना है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड क्लिक द बटन कॉरस्पॉन्डिंग इट। तो ओके, यहाँ पे बताना क्या आएगा, ही इज डैश कनेक्टेड, रिस्पेक्टिवली कनेक्टिव, रिस्पेक्टिव कनेक्टेड, ही इज रिस्पेक्टेबली कनेक्टेड या ही इज रिस्पेक्टेबल कनेक्टेड। कौन सा जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, ही इज रिस्पेक्टेबली हो जाएगा, सी ऑप्शन, रिस्पेक्टेबली कनेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड। 1 वर्ड है, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, नार्कोटिक्स या पेनिशिया। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज क्या कहा जाता है, पेनिशिया कहा जाता है, ठीक है।
ओके अगला देखिए, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, प्रोडक्टिव, रिएक्टिव, सुपरलेटिव या रिलेटिव। हाईएस्ट क्वालिटी किसे कहा जाएगा? सुपरलेटिव। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सुपरलेटिव जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे अगेन जो है वन वर्ड दिया गया है, ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप, हार्बर, हेलीपैड, पोर्ट या बैरक। प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप यानी कि जो शिप्स होती हैं उनको रखने की जो जगह होती है, शेल्टर होता है, उस प्लेस को क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं हार्बर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 3। आप अपना स्कोर जो है चेक कर लीजिएगा कितना हुआ। ठीक है, और इसके अलावा अगर मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करें साथ ही। ओके, थैंक यू सो मच।